नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम की ख़बरों से व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन का, आप देखने वालों का मैं शुक्रिया अदा करना लाजमी समझता हूं कि प्रीवियस वीडियो लॉग में जो एक मैंने अनाउंसमेंट की और उस अनाउंसमेंट में जो आप देखने वालों से मैंने रिक्वेस्ट की कि इमरान वसीम ऑफिशियल के नाम से जो मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है उसको सब्सक्राइब करने की आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपसे दरख्वास्त की थी। तो मेरी उस दरख्वास्त के बाद कोई 700 लोगों ने मेरे नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो जिन दोस्तों ने मेरी रिक्वेस्ट पे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है उनका मैं दिल से बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। और जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त भी होगी कि नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस ओल्ड यूट्यूब चैनल पर कुछ रिकमेंडेशंस की, कुछ नोटिफिकेशंस की और कुछ और भी इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे नए यूट्यूब चैनल के हवाले से आपसे रिक्वेस्ट करना पड़ी कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें। अब नया जो यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो मैंने सब्सक्रिप्शन और जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर पिन कर दिया है। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें। और आपको ये भी बता दें कि हमारी जो भी नई वीडियो आती है वो नए यूट्यूब चैनल पे 1 घंटा पहले अपलोड कर दी जाती है, 1 घंटा पहले पब्लिक होती है और इस यूट्यूब चैनल पे 1 घंटे के बाद उस वीडियो को पब्लिक किया जाता है। तो आपके पहले जो 2 मिनट हैं उस पर क्योंकि ज़ाया हुए हैं, आपका वक्त मुझसे बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं आपसे मादरत ख़्वाह भी हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नए यूट्यूब चैनल को आपकी सपोर्ट की, आपकी मोहब्बतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब नाज़रीन अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहली ख़बर नाज़रीन, अब मुझे वैसे समझ नहीं आ रहा कि ख़बरें ढेर सारी हैं, किस ख़बर से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज साहब, जिनको 9 मई के केस में कन्विक्ट किया गया। कन्विक्शन के बाद शिबली फराज साहब सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं रहे, लेकिन गिरफ्तारी देने के बजाय उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पनाह लेने को तरजीह दी। अब नाज़रीन ये हुआ है कि जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में अदालत ने, एटीसी कोर्ट ने शिबली फराज साहब के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं और अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि शिबली फराज को गिरफ्तार करके आइंदा समात जो कि 1 नवंबर की मुकर्रर की गई है उन्हें अदालत में पेश किया जाए। दूसरी खबर नाज़रीन, जो आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का तनाज़ा चल रहा है, आज भी मरीम नवाज़ के बयानात पर जो कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था उसमें पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे वो कौमी असम्बली से वॉकआउट करके कौमी असम्बली के इजलास का उन्होंने बाइकआउट कर दिया। तो ये जो नाज़रीन मरीम नवाज़ से मुतल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, हम बात करेंगे कि सही कौन है और गलत कौन है। नाज़रीन, मैं ख़बर की डिटेल पे आने से पहले मैं ये अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कह के ये कहना चाहूँगा कि मैंने 90 की दहाई का लाहौर भी देखा है, 90 की दहाई का मैंने कराची भी देखा है। 90 की दहाई की अगर लाहौर की बात करें तो आज का जो लाहौर है वो 90 की दहाई से बहुत बेहतर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्लान है। और अगर कराची की बात करें तो कराची जो है, जो मौजूदा कराची है, वो 90 की दहाई के मुकाबले में बहुत पीछे चला गया है। 90 की दहाई का जो कराची था वो बहुत बेहतर था, वो बहुत खूबसूरत भी था। अब नाज़रीन, जो ये जो लड़ाई चल रही है दोनों इत्तेहादी जमातों के माबैन, वैसे तो लोग कहते हैं कि, और पीपल्स पार्टी भी कहती है कि अगर हमारी बैसाखियाँ हुकूमत से खींच ली जाएँ तो हुकूमत गिर जाएगी। नाज़रीन, ये मुमकिन ही नहीं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ छोड़ दे। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत की बैसाखी है तो नून लीग भी पीपल्स पार्टी की बैसाखी बनी हुई है। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अब जो ज़रदारी साहब हैं वो सदर कैसे बने? वो नून लीग के वोटों के साथ बने। अगर नून लीग के वोट ना होते तो सदर साहब और गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट नहीं बन सकते थे। और जो वफाकी हुकूमत बनी है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, वो पीपल्स पार्टी के वोटों के साथ बने हैं। तो दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो दोनों एक दूसरे की बैसाखियाँ भी हैं। अब नाज़रीन, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया कि हमारे साथ हुकूमती वफ़द ने स्पीकर अयाज सादिक साहब के चैम्बर में बात की
लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल वैसी की वैसी है, वहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आई। अब स्पीकर साहब ने हुकूमती अरकान को भेजा, पीपल्स पार्टी को मना के वो कौमी असम्बली के ऐवान में ले आए, लेकिन मरियम नवाज साहबा की तरफ से बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि अगर पंजाब की बात की जाएगी, पंजाब के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और पीपल्स पार्टी के तर्जुमान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। इस मामले पे पंजाब को, पंजाब की आवाम को टारगेट करने पे जवाब जो है वो दिया जाएगा। अब नाज़रीन, फैक्चुअली अगर हम चीज़ें ये देखें, मरियम नवाज साहबा ने तो कह दिया है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी, वो झुकेंगी नहीं और वो डट गई हैं। माफ़ी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया है। पीपल्स पार्टी की जो डिमांड है, सही कौन है गलत कौन है? पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि सैलाब मुतासरीन को BISP प्रोग्राम के ज़रिए सपोर्ट किया जाए। चलें, पीपल्स पार्टी की डिमांड आ गई, लेकिन अगर जो पंजाब हुकूमत है अपने वसाइल से, यानी BISP प्रोग्राम से हट के उस प्रोग्राम के अंडर जो लोग हैं, रजिस्टर्ड जो लोग हैं, उनको इमदाद मिलती रहे, उससे हटकर अगर पंजाब हुकूमत के पास वसाइल हैं और वो समझती है पंजाब हुकूमत के वो सैलाब जो मुतासरीन हैं उनको सपोर्ट कर सकती है, तो फिर इस पर तो पंजाब हुकूमत की हौसला अफजाई होनी चाहिए, हौसला शिकनी नहीं। और दूसरा एक और टेक्निकल पॉइंट भी है, सैलाब मुतासरीन में ज़्यादातर लोग तो काश्तकार हैं, किसान हैं। अब जो किसान और काश्तकार हैं उसमें सारे BISP प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं हैं। वो तो सफ़ेद पोश लोग थे, किसी की 2 एकड़ ज़मीन है, किसी की 5 एकड़ है, किसी की 12 एकड़ है, किसी की 25 एकड़ है या किसी की 50 एकड़ है। उनको BISP प्रोग्राम की सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं, ना वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। और अगर पंजाब हुकूमत ये कह रही है कि वो अपने किसानों को फ़ी एकड़ का 20,000 मुआवजा, जो कि मैं कहता हूँ कि ये भी इससे ज़्यादा होना चाहिए, और जिनके मकान गिरे हैं उनको 10 लाख रुपए, जिनके मकानों को जिसवी तौर पर नुकसान पहुंचा है उन्हें भी मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से मरियम नवाज साहबा का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है। यहाँ पे नून लीग, मरियम नवाज साहबा ठीक हैं। यानी आप क़यामत की निशानी देखें कि इरशाद भट्टी साहब, जो कि बड़े ही सख्त किस्म के नाकद हैं नून लीग के, और इससे भी ज़्यादा वो नाकद हैं शरीफ ख़ानदान के, उनकी तरफ से भी इस मामले पे जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो आपस में लफ्जी जंग चल रही है, उसमें नून लीग को, मरियम नवाज को दुरुस्त कहा गया कि इनका मौक़िफ़ ठीक है, और पीपल्स पार्टी को गलती पे ठहराया है इरशाद भट्टी साहब ने। अब भट्टी साहब जैसा शख्स, जैसे मैंने कहा कि क़यामत की निशानी है, तो फिर उसके बाद फिर बात क्या रह जाती है? मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को भी अपने लोगों को समझाना चाहिए कि वो भी इस किस्म की बयानबाजी ना करें। अब भारत में ववेला उठा हुआ है। किस बात पे भारत ववेला कर रहा है? कि जो वहाँ पर वुमेन वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें जो पाकिस्तान की कमेंटेटर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, साबिक क्रिकेटर भी हैं, सना मीर साहबा, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का गुज़िश्ता रोज़ का मैच चल रहा था। सना मीर ने कहा कि ये जो पाकिस्तान की प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं, तनालिया परवेज़, इनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। अब सना मीर ने यह सिर्फ इसलिए बताया, कोई भारत को आग लगाने के लिए नहीं, क्योंकि भारत हमारा जो आज़ाद कश्मीर है उसको मकबूजा कश्मीर कहता है, और भारत की ख्वाहिश है कि हमारा जो आज़ाद कश्मीर है वो उसे किसी तरीके से हड़प करके अपने मकबूजा कश्मीर में शामिल कर ले। जो जॉइंट एक्शन कमेटी के वहाँ पर एहतजाज चल रहा है, उससे भी भारत की एजेंसियाँ, भारत की जो दुश्मन फोर्सेस हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो फ़ायदा उठाना चाहती हैं। लेकिन सना मीर के इस कमेंट पे जो उन्होंने कहा कि तनालिया परवेज़ का ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है, उनके कहने का मकसद सिर्फ ये था, जिसकी वजाहत सना मीर ने कर भी दी है, कि बताना ये था, मकसूद ये था कि हमारी जो वुमेन क्रिकेट टीम में जो खिलाड़ी आती हैं वो कहाँ कहाँ से कितनी मुश्किलात फेस करके आती हैं, उन्हें नेशनल वुमेन टीम में आने के लिए कितनी तगदो, कितनी मेहनत करना पड़ती है। इससे ज़्यादा कोई मकसद नहीं था। लेकिन भारत ने इस पर भी सियासत शुरू कर दी। इस बात पे कि सना मीर ने यह बात क्यों कही है, इस पर सना मीर के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया की जानिब से शुरू किया गया, और आज सना मीर को इस बात की वजाहत करना पड़ी कि ये कोई सियासी गुफ्तगू उन्होंने नहीं की थी, बल्कि उस खातून पाकिस्तानी क्रिकेटर का जो उसकी एक लॉन्ग जर्नी थी, पाकिस्तान वुमेन 11 में शमूलियत की, वो सिर्फ उस जर्नी को बयान करना चाहती थी। भारत ने इसको सियासी रंग दिया। ऐसी किसी बात को सियासी रंग जो है वो ना दिया जाए। अब नाज़रीन आते हैं अपनी अगली खबर पे।
अगली खबर नाजरीन शमा जुनेजो साहब के हवाले से, सहबा के हवाले से। माजरत के साथ मेरे मुंह से साहब निकल गया, क्योंकि ज़्यादातर जो जिनके नाम लेता हूँ उनके नाम के साथ मैं साहब ही लगा रहा होता हूँ। ख़वातीन का जिक्र कोई एक आध मरतबा ही आता है। तो शमा जुनेजो साहबा जो कि न्यूयॉर्क में यून असम्बली के इजलास में देखी गई, ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे बैठी थी। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मैं तो उस खातून को नहीं जानता, ये पाकिस्तान के डेलीगेशन में कैसे शामिल हुई। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि उनकी तरफ से जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब का जो डेलीगेशन था उसमें शमा जुनेजो का नाम नहीं था। वज़ारत ख़ारजा ने इनकार कर दिया कि वो इसहाक़ डार साहब के डेलीगेशन में है ही नहीं। अब नाजरीन जो इसहाक़ डार साहब ने जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो दफ़ाई मुआहिदा हुआ है उस पर ऐवान को, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया है, लेकिन पार्लियामेंट को एतमाद में लेते हुए शमा जुनेजो का जो सवाल था वो भी PTI की तरफ से किया गया, गलबन असद कैसर साहब की तरफ से, कि शमा जुनेजो साहबा कैसे पाकिस्तान के डेलीगेशन में शामिल हुई। तो इसका पहले जवाब तो इसहाक़ डार साहब ने तंजिया दिया कि बिजली के खंभे लगे हैं, आपको सिर्फ शमा नज़र आती है। यानी यहाँ पे शमा से रोशनी होती है ना, शमा का मतलब रोशनी है। तो इसहाक़ डार साहब ने कहा कि अब तो बिजली के खंभे लगे हैं, आपको अभी भी शमा नज़र आती है। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि दरअसल 2 डेलीगेशन थे। जो वज़ारत ख़ारजा का डेलीगेशन था जिसको इसहाक़ डार साहब हेड कर रहे थे, उसमें शमा जुनेजो का नाम नहीं था। लेकिन जो वज़ीर आज़म का डेलीगेशन था, वज़ीर आज़म के डेलीगेशन में, स्टाफ में शमा जुनेजो साहबा जो हैं उस डेलीगेशन का हिस्सा थे। तो ये इतने टाइम के बाद, इतना वक्त गुजरने के बाद इसहाक़ डार साहब ने इस पर लब कुशाई की है। अगर ये बात पहले आ जाते तो शायद इतनी कंट्रोवर्सी भी ना बनती। अब नाज़रीन आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस से मुतल्लिक, जिन्हें हुकूमती जजेस कहा जाता है, उनसे मुतल्लिक जो बड़ी ख़बर है कि वो 2 हुकूमती जजेस अलग हो गए और इमरान खान के हक़ में फ़ैसला भी दे दिया। अब ये क्या मामला है, इसकी डिटेल जो है वो आपकी खिदमत में नाज़रीन पेश करते हैं। नजम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं जिन्होंने ट्रांसफरिंग जजेस के ख़िलाफ़ पहले अपने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को दरख्वास्त दी और फिर सुप्रीम कोर्ट में उनकी जानिब से रजू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरख्वास्त पे जो बेंच बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तश्कील दिया गया, वो भी 5 रुकनी था। और उस 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के तनासब से जो डोगर साहब हैं, जो जस्टिस आसिफ साहब हैं, जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब हैं, उनके ट्रांसफ़र को जायज़ करार दिया। हाँ, मयाद के हवाले से और सीनियरिटी के हवाले से जो मामला था वो अक्सरियती 3 जजेस ने सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। लेकिन जो इख्तलाफ करने वाले जजेस से जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस जनाब शकील अहमद साहब, इन जजेस ने उस ट्रांसफरिंग जजेस से मुतल्लिक जो अक्सरियती जजेस का फ़ैसला था 3 जजेस का, उसके साथ इख्तलाफ किया था। अब नाजरीन इन जजेस का जो इख्तलाफी नोट जारी किया गया है, उस इख्तलाफी नोट के मंदरजात पे आने से पहले जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो जजेस नॉमिनेट किए गए हैं उनको हुकूमती जजेस कहते हैं कि ये हुकूमती जजेस हैं। ना सिर्फ अपोजिशन की तरफ से, PTI की तरफ से, कुछ सहाफ़ी हलकों की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नामजद जजेस को हुकूमती जज कहा जाता है, बल्कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा का जो इख्तलाफी नोट है मखसूस नशिस्तों के केस में, उसमें भी इनडायरेक्टली यही बात की गई है कि इनको क्योंकि हुकूमती अरकान की अक्सरियत ने नॉमिनेट किया है तो लिहाजा ये हुकूमत के हक़ में फ़ैसला देंगे। अब नाजरीन ये जो जजेस ट्रांसफ़र केस था, इसमें 2 जजेस ने जो इख्तलाफ किया है, जो इनको तंज़ किया जाता है, जो इन जजेस को ताना दिया जाता है, अब वो लोग ताना देने वाले, इल्ज़ाम लगाने वाले क्या अपना थूका चाटेंगे? चलें, माजरत के साथ थूका चाटने वाला लफ्ज़ मैं वापस ले लेता हूँ। क्या अपने अल्फाज पे शर्मिंदगी और माफ़ी मांगेंगे? नाज़रीन ढटाई के साथ वो अपनी बात पे डटे रहेंगे कि यही तो फ़ैसला बनता था। अब नाज़रीन आप बेशक जितने मर्ज़ी फ़ैसले निकाल के देख लें, काजी फ़ैसल साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी का इलेक्शन, उसका फ़ैसला निकाल के देखें। मखसूस नशिस्तों का हालिया जो तफसीली फ़ैसला दिया गया है उसको आप निकाल के देखें। जो ताहयात नाहली का ख़ात्मा किया गया काजी फ़ैसल के दौर में, उस फ़ैसले को निकाल लें। जुल्फ़िकार भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक जो रेफरेंस पे फ़ैसला दिया गया है उसको आप निकाल लें। यानी आप अपनी फिंगर टिप्स पे उन तमाम फ़ैसलों को गिन लें
जो काजी फाइसा साहब को टारगेट किया जाता है, या अमीनुद्दीन खान साहब को टारगेट किया जाता है, या जमाल खान मंदुखेल साहब को टारगेट किया जाता है, या मोहम्मद अली मदद साहब को टारगेट किया जाता है, नईम अख्तर अफगान साहब को टारगेट किया जाता है, आमिर फारूक साहब को टारगेट किया जाता है, हाशिम काकड़ साहब को टारगेट किया जाता है, या और किसी जज को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए नामजद है उनको टारगेट किया जाता है, उनके फैसले निकाल के देखें। उनके फैसले आपको आइन और कानून के मुताबिक मिलेंगे, लेकिन उनसे तकाजा किया जाता है कि आप नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक फ़ैसले दें। लेकिन चूंकि आपने नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक फ़ैसला नहीं दिया, तो लिहाजा आपके फ़ैसले से चूंकि हुकूमत को फ़ायदा पहुंचा है, तो लिहाजा आप हुकूमती जजेज़ हैं, हुकूमती हम ख्याल जजेज़ हैं। अगर ये बात नाज़रीन दुरुस्त हो तो इन दो जजेज़ ने, जो जैसे शकील अहमद साहब हैं, जैसे नईम अख्तर अफगान साहब हैं, फिर इन्होंने अपने साथी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस के साथ क्यों इख्तलाफ किया? नाज़रीन, जहांगीरी साहब का केस लगा था ना 3 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट के अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने रिलीफ दिया ना। वो रिलीफ देने से पहले वहाँ पर ऐसे फिलासफर खड़े थे जो कह रहे थे कि ये रिलीफ नहीं देंगे, ये फैसला सस्पेंड नहीं करेंगे, ये जहांगीरी साहब की CPLA एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये राय देने वाले जितने भी हमारे दोस्त थे या वकला हजरात थे, उनको मुंह की खाना पड़े, लेकिन वो शर्मिंदा नहीं हुए। डटाई से कह रहे थे यही तो फैसला बनता था। भाई फैसला तो यही बनता था, लेकिन जो फैसला देने वाले जजेस हैं उनसे मुतल्लिक आप पहले क्या कह रहे थे, क्या इल्ज़ामात लगा रहे थे। अब नाज़रीन, जो इख्तलाफी नोट आया है जजेस ट्रांसफ़र केस में, उसमें इन 2 जजेस ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि जल्दबाजी में ये सारा ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है मुकम्मल किया गया, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब को चीफ जस्टिस की नामजदगी से रोकने के लिए पहले जो डोगर साहब हैं उनको सीनियर प्यूनी जज बनाया गया, और फिर एक्टिंग जो है वो चीफ जस्टिस बना दिया गया। और फिर आगे ये कहा गया कि जो वजारत कानून ने जजेस के ट्रांसफ़र की जो समरी इनिशिएट की थी, वो सदर के अख्तियार पे या सवाबदीदी ख्वाहिश के ऊपर शुरू नहीं की गई थी, बल्कि वो प्रोसेस वजारत कानून ने शुरू किया था। और फिर ये भी कहा गया कि 17 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जज भर्ती किए गए, 3 सीटें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की जानबूझ के खाली छोड़ दी गई। तो इसमें अब ये जो जज साहबान कह रहे हैं कि जो सदारती अख्तियार है, उस सदारती अख्तियार को इस्तेमाल करके जजेस को यहाँ पे लाया गया, लेकिन जजेस की ट्रांसफ़र जजेस की सीनियरिटी क्या होगी, मयाद क्या होगी, इस पर तमाम जो मुतलका फ़रीक़ैन थे, जो मुतलका चीफ जस्टिस साहबान थे, उनको अंधेरे में रखा गया, और जो इस ट्रांसफ़र से मुतल्लिक मुशावरत की गई वो भी बामानी, मुअस्सर और उससे इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए मुकम्मल मुशावरत की जो है वो कमी नज़र आती है। अब नाज़रीन, जज साहबान को जो ताने दिए जाते हैं वो ताने अपनी जगह पे, लेकिन ये जज साहबान जो फ़ैसले सादिर फरमा रहे हैं वो फ़ैसले नाज़रीन आइन और कानून के मुताबिक हैं। अब इसमें मैं ये बात करना चाहूँ, मतलब मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, फेयर कमेंट्स इस फैसले के ऊपर इख्तलाफी नोट पे कर सकता हूँ। जो दोनों जज साहबान ने लिखा, नईम अख्तर अफगान साहब ने और शकील अहमद साहब ने, कि जो सीनियर प्यूनी जज थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनके ऊपर जो डोगर साहब आ गए। दरअसल डोगर साहब को इसलिए लाया गया कि जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं वो चीफ जस्टिस के लिए कंसीडर ना हो सकें, वो कंसीडर हुए। जब सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया, वो बनाने से पहले 3 नाम कंसीडर हुए। एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, उनको गालिबन सिर्फ 4 वोट मिले। एक मंसूर अली शाह साहब का, मुनीब अख्तर साहब का, और 2 वोट मिले अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और जो तीसरे थे जस्टिस गुल हसन साहब, उनको उनसे भी कम वोट मिले, बल्कि मेरे ख्याल से ज़्यादा वोट मिले। और जो डोगर साहब थे उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। तो ये जो जज साहबान ने कहा कि उनको रोकने के लिए कि उनकी नॉमिनेशन चीफ जस्टिस के लिए ना हो सके, या नॉमिनेशन में उनको कंसीडर ना किया जाए, तो कंसीडर जो है मोहसिन अख्तर कियानी साहब को जो है वो यहाँ पे किया गया था। अलबत्ता इस इख्तलाफी नोट में जजेस का ये कहना है कि ट्रांसफ़र का चूँकि तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था, उसमें जल्दबाजी की गई, तो लिहाजा ये गैर कानूनी तबादला हुआ है। और आर्टिकल 200 के तहत जो परमानेंट जजेस को यहाँ पे लाया गया है, इससे जो आर्टिकल 175A है जुडिशल कमीशन, उसके प्रोसेस की जो कि मुस्तकिल जज लगाता है, उसकी खिलाफ वर्जी है। और सदर का ने जो सवाबदीदी अख्तियार इस्तेमाल किया है वो भी दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।